नमस्कार, मैं हूं विदुषी मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। संसद के चालू मानसून सत्र का आज 20वां दिन है। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद 2 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोप पर कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था। हम इतने निर्लज नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि नैतिकता के मूल्य बढ़े। अमित शाह ने पीएम, सीएम और मंत्रियों के 30 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तारी की दशा में पद से हटाए जाने का प्रावधान करने वाले 3 विधेयक लोकसभा में पेश कर दिए। उन्होंने तीनों बिल जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। 20, 21 और 22 महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस हमले को केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि जानलेवा साजिश बताया है। उनका कहना है कि हमलावर ने ना तो कोई ज्ञापन लेकर आया था, ना ही कोई मांग की थी। उसके मोबाइल से मुख्यमंत्री आवास की रेकी के वीडियो मिले हैं। मिश्रा ने दावा किया है कि आरोपी मुख्यमंत्री को जान से मारने की नीयत से आया था। कपिल मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का मनोबल इन हमलों से कम नहीं हुआ है। वो पहले से ही कहीं अधिक मजबूत से जन सुनवाई करेंगी और जनता की सेवा में लगी रहेंगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री न रुकने वाली हैं, न झुकने वाली है और ना ही डरने वाली हैं। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। ये घटना दिल्ली की राजनीति में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला न केवल लोकतांत्रिक मूल्य पर चोट है बल्कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भी निंदनीय मिसाल है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है और सभी दल मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नीचे करो यार, नीचे आ जाओ। अपना भी नीचे रखो ना, बात मारो ना। मोबाइल इधर रखो। सर, आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई साधारण हमला नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर के 7 डे स्कूल में 19 अगस्त को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की स्कूल में ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात उस स्कूल के 10वीं के छात्र ने अंजाम दी। जानकारी के मुताबिक स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों छात्रों में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी छात्र ने बैग से चाकू निकाला और सीधे 8वीं के छात्र पर वार कर दिया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक की मां ने खोखरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इस वारदात ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, इनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके इसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों सबसे बहुचर्चित अर्चना तिवारी केस में जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भवनपुरा थाने में पदस्थ राम सिंह तोमर को हिरासत में लिया है। राम सिंह तोमर से कल देर रात से जीआरपी थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। अर्चना तिवारी केस के संदिग्ध आरक्षक राम तोमर ने बड़ा बयान दिया। आरक्षक राम तोमर का कहना है, मैं अर्चना से कभी नहीं मिला, आज तक अर्चना को मैंने फेस टू फेस नहीं देखा। मेरे अपने दोस्त विक्रम राजावत के जरिए उससे फोन पर बातचीत हुई थी। अर्चना से मेरी केवल मोबाइल पर बात हुई है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने केवल उसका टिकट कराया था। अर्चना कहाँ है मुझे नहीं पता। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस की जांच में पता चला है आरक्षक नाम राम सिंह तोमर की अर्चना से बीते 6 महीने से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत भी लंबी थी और उसी के जरिए राम तोमर उसकी पकड़ में आया है। हालांकि अर्चना तिवारी के मुंह बोले भाई अंशुल मिश्रा ने दावा किया है उसकी अर्चना तिवारी से बात हो गई है। अर्चना तिवारी सह कुशल है और वो उसको लेने के लिए ग्वालियर रवाना हो गए हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस को अभी तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला है। 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में जीआरपी भोपाल पुलिस जो है वो लगातार उस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पिछले 10-12 दिन से हम लोगों ने काफी जगहों पर छानबीन मारा है उसको। अभी जो खबर चल रही है ग्वालियर वाली की वहां पर मिली है, तो ग्वालियर में अर्चना तिवारी का मिलने की खबर जो है वो सरासर तौर पे फेक न्यूज है। उसमें कहीं से कोई तक सत्यता नहीं है। और दूसरा जो है परिवार से संपर्क करने की जो बात आई है, तो वो चीज हमारे पास में भी आई है। परिवार के लोग जो है वो साथ में ही है, तो उनसे बात कर अगर किसी मोड से उसने संपर्क किया है तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। एक महिला है जो लगभग 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी रात से गायब है। वो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी जा रही थी और अचानक वो भोपाल के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और वो अभी तक लोकेट नहीं हो पाई हैं। उस सिलसिले में ऐसा पता चला है कि जो आरक्षक है ग्वालियर पुलिस का राम तोमर, वो महिला के साथ संपर्क में था और काफ़ी समय से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने उसको अभी बुलाया है और उससे लगातार 1-2 दिन से पूछताछ की जा रही है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज औपचारिक रूप से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर पहले प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। संसद भवन में हुए नामांकन के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। नामांकन कुल 4 सेटों में दाखिल किया गया, जिनमें से हर एक में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को एनडीए के वरिष्ठ सहयोगियों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सभी सहयोगी दल एकमत हैं और राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान लगभग 160 सांसद और मंत्री वहां मौजूद रहे। यह उपस्थिति एनडीए की एकजुटता और रणनीतिक तैयारी को दर्शाती है। माना जा रहा है कि एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े हैं और राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए का ये कदम आगामी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की दिशा तय कर सकता है। इस नामांकन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल और चर्चाओं को और तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार शहर के हटवारा स्थित लोक निर्माण विभाग के भवन पर जिला प्रशासन ने देर रात कार्रवाई करते हुए ताले लगाकर भवन को अपने आधिपत्य में ले लिया है। ये भवन सरकारी जमीन पर स्थित है, लेकिन पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से मुस्लिम समाज के कब्जे में था। यहाँ पर ताजिए का निर्माण किया जाता था और वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित होती थी।
सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच ने इस भवन को खाली कराने की मांग को लेकर हिंदू पंचायत का आयोजन किया था। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने भवन पर ताले लगाकर प्रशासनिक कब्जे में लेने का आदेश दिया था। हालांकि मुस्लिम समाज और सेवादारों ने इस आदेश के खिलाफ इंदौर संभाग आयुक्त के यहां अपील की थी, जिस पर 18 अगस्त तक स्टे आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद देर रात जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में इमाम बाड़े पर ताले जड़ दिए। वहीं शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विगत 2.5 वर्षों से हिंदू समाज इस लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक मंच की मुक्ति के लिए एक जनजागरण अभियान चलाए रखा था। उस जनजागरण अभियान का कल रात्रि मतलब आज एक सुखद पटाक्षेप हुआ है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, संगच्छतम संवदतम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासिते। साथ साथ चलो, एक जैसा बोलो, एक जैसा भाव रखोगे तो देवताओं का भाग भी आपको प्राप्त होगा। यही श्लोक को आज पूरे धार के हिंदू समाज ने चरितार्थ किया है। संगठित हिंदू शक्ति जब खड़ी होती है तो सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है। यह संदेश आज पूरे देश को धार नगर के हिंदू समाज ने दिया है। विगत 2.5 वर्षों से हिंदू समाज छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नव नियुक्त मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहिब और श्री राजेश अग्रवाल को शपथ ग्रहण करने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि नवनियुक्त मंत्रीगण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये मंत्री छत्तीसगढ़ को सुशासन और विकास की दिशा में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक सहयोग और जवाबदेही के साथ काम कर रही है और ये मंत्रिमंडल विस्तार उसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। बता दें कि आज सुबह हुई शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल की उपस्थिति में 3 नए कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब ये देखना होगा कि ये तीनों मंत्री अपने अपने विभागों में किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। जी, हमारे गुरु खुशवंत साहब जी आज मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं और निश्चित ही ले चुके हैं। निश्चित ही इनके मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इनके मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में भी विकास होगा। पूरे प्रदेश में एक विकास का नया गाथा गाया जाएगा। जिस तरह से बहुत खुशी की बात है और ऐसे आदमी, इतने कर्मठ आदमी है कि वो रात दिन देखते नहीं अपने काम के लिए और अपने पूरा हम लोग को भरोसा है कि पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास है। जिस भी विभाग उनको मिलता है उस विभाग को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हाँ, राजेश अग्रवाल जी विधायक से मंत्री बन के आए हैं। पूरा सरगुजा हर्ष के विषय विकास के लिए बिल्कुल पीछे कभी नहीं हटते हैं। बहुत विकास, मंत्री बनने के बाद बहुत विश्वास विकास और करेंगे। देखिए, हमारे दुर्ग शहर के विधायक माननीय गजेंद्र यादव जी बहुत ही बोलते हैं विकास पुरुष है और वो साबित करके दिखाएंगे। उन्हें कोई भी पोर्टफोलियो मिले वो अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। उन्होंने अभी से दुर्ग के लिए बहुत कुछ काम किया है और सबसे अच्छे व्यक्ति हैं वो मिलनसार हैं। सबके दुख सुख को मिलते हैं, एक सामान्य परिवार से हैं, जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इनका आप देख लीजिएगा, उनका पोर्टफोलियो जो भी मिले बहुत अच्छा काम करेंगे और हम आपके माध्यम से गजेंद्र भैया को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बधाई, बहुत बहुत बधाई है। जन नेता है, बचपन से नेतागिरी का मतलब एक काम करने का अनुभव है उनको। युवा पार्षद रहे हैं, दुर्ग में सबसे कम उम्र के पार्षद का खिताब उनके पास में है और उन्हें उस समय से लगभग 20 साल से मेहनत करते आए हैं, जिसका परिणाम है कि उन्होंने आज कैबिनेट मंत्री का शपथ लिए। बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। सद्भावना पार्क के पास स्थित एक इमारत अचानक ढह गई, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जुबेर, गुलसागर और तौफीक के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें दोपहर 12 बजे इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत 4 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे से 3 शवों को निकाला और उन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भेजा गया। जैसी घटना की सूचना मिली, डीडीएमए और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत कार्य अभी
जारी है। अधिकारियों के अनुसार मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए सर्च ऑपरेशन पूरी सतर्कता के साथ किया जा रहा है। हालांकि अब तक इमारत गिरने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।